नमस्कार दोस्तों, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लेकर आए हैं सीएसईबी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए कंप्लीट पैकेज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 में क्या होगा, आज है क्वेश्चंस प्रैक्टिस। पूरे आज थरोली हम पूरे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और मैं हूं आपका तैयारी वाला दोस्त हेमंत साहू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि हमारे सीएसईबी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के पैकेज में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो। जी हाँ, डेली बेसिस पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे और इनके साथ में मिलेगा उनके पीडीएफ नोट्स, है ना, जिनकी मदद से आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। और आपने अगर बहुत अच्छे से मेहनत किया, क्वेश्चंस लगाए और पूरी क्लासेस की ध्यान से देखा और समझा, आपका सिलेक्शन होना फिर तय हो जाएगा। तो अगर आप अभी तक जुड़ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। अगर आप अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं तो हमारा कोर्स अभी लाइव है, आप इसे सेल में हैं, इसे खरीद सकते हैं, जल्द ही खरीद ले। और चूंकि जैसे कि ऑफर पीरियड में चल रहा है ये चीज, इसका जो प्राइस है वो तो हमने 4500 डिसाइड किया था, बट अभी ऑफर में जो चल रहा था कि फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को हम ये ऑफर करते जस्ट 2500 में, वो तो ओवर हो चुका है। तो अभी का जो प्राइस है वो है 3000। तो अगर आपके दोस्त यार जो भी इसे परचेस करना चाहते हैं तो उन्हें जल्दी से बताएं, क्योंकि ये ऑफर भी समाप्त ना हो जाए, है ना। और आप इस कंपटीशन में कहीं पीछे ना रह जाए, तो कंप्लीट गाइडेंस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर 9399589991 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इससे पहले बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा है। तो अभी तक हमारे 5 क्लासेस में हमने यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की जो बेसिक चीजें हैं वो पूरी डील करके रखी है ना। जिसमें हमने बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट किया, जीरोथ लॉ देखा, फिर उसके बाद में वर्क हीट का पूरा इंटरेक्शन देखा कि कैसा होता है ना, क्या क्या बेसिक्स है। फिर उसके बाद में परफेक्ट लॉ के जो भी हैं हमारे पास, बायल्स का लॉ है, चार्ल्स का लॉ है, बेसिक का लॉ है, ये सभी को हमने ध्यान से पढ़ा है, सब कुछ समझा है ना। उसके बाद में हमने डील किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को एक एक करके हमने समझा और वहाँ पे वर्क और हीट को एनालिसिस किया। फिर उसके बाद में फ्लो प्रोसेस के लिए हमारा फर्स्ट लॉ जो दैट इज कॉल्ड स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस, उसके बारे में बात कर चुके हैं। फिर फ्लो प्रोसेस के लिए वर्क क्या होता है ये भी देखा। फिर उसके बाद में इसके एप्लीकेशंस पे बात कर चुके हैं, है ना। फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डील किए हैं, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर को समझा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एंट्रोपी को भी हमने अभी तक डील कर लिया है। इसके बाद में प्योर सिंथेसिस को थरोली बहुत अच्छे से समझे हैं कि इसमें क्या होता है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। और देन आफ्टर लास्ट में हमने 5 पावर साइकिल्स को पढ़ा है। इसके बाद आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो दोस्तों ये चीजें हैं कि आप थ्योरी तो पढ़ेंगे, जरूरी है, और थ्योरी पढ़ने के बिना आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बट इसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो अगर आप सच में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के तो आप इसे रह भी नहीं सकते, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, आप सभी के लिए लाए हैं। और यह वीडियो यूट्यूब और ऐप पे दोनों में अवेलेबल रहेगा। सो बात करते हैं क्वेश्चन की, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, है ना। तो हम यहाँ सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से। तो एन ओपन सिस्टम इज वन इन विच। सो ओपन सिस्टम क्या होता है, तो जैसे कि हमने सिस्टम पढ़ा था, सिस्टम के 3 टाइप होते हैं, है ना। कौन कौन से, क्लोज सिस्टम्स, ओपन सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये ओपन सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। तो पहले आपको बता दें कि इसमें क्या होता है कि मास फ्लो होगा और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एनर्जी का मतलब ही है वहां पे वर्क और हीट का इंटरेक्शन, ठीक है, दोनों होगा पॉसिबल, वही हमारा ओपन सिस्टम है। देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या कहते हैं। ऑप्शन है हीट एंड वर्क क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम बट द मास ऑफ द वर्किंग फ्लूइड डज नॉट। ओ गलत है फिर तो जी, है ना। मास ऑफ द वर्किंग फ्लूइड सब्सटेंस क्रॉसेस द बाउंड्री बट हीट डज नॉट, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। और बोथ द हीट एंड वर्क एंड वर्किंग फ्लूइड क्रॉसेस द बाउंड्री, बस यही आंसर सही होगा, है ना। फिर भी देख लेते हैं, नाइदर हीट नॉट, नहीं, ये तो आइसोलेटेड हो जाएगा। सो आंसर इज सी ओनली। क्लियर है। सो आपके, अगर आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा होगा, तो अगर सिंपली एक आपको एक ब्रॉड आइडिया हो गया कि सिस्टम क्या होता है हमारा,
है ना, यहाँ चीजें हो जाएंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एन आइसोलेटेड सिस्टम्स द नाइदर हीट एंड नॉट द मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस क्रॉसेस द बाउंड्री। हाँ, बता दें आपको क्वेश्चन ऐसा ट्रू फॉल्स में तो नहीं आता है, बट यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया हो गया सिस्टम का, इसीलिए इस क्वेश्चन को रखा गया है। तो यहाँ पे बस यही बिल्कुल सही बात है ना, कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हीट वर्क का इंटरेक्शन नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, और ना ही मास का होगा। क्या लिखा है, नाइदर हीट वर्क नॉर द मास ऑफ द वर्किंग सिस्टम क्रॉसेस द बाउंड्री, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि क्लोज सिस्टम्स, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम में बात करूं, एक मास फ्लो का और एक एनर्जी फ्लो का, तो क्लोज सिस्टम में मास फ्लो नहीं होगा, एनर्जी का फ्लो होगा। यहाँ पे दोनों का फ्लो होगा और यहाँ पे दोनों का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। तो इस टेबल को आपने कर लिया, मतलब सिस्टम आपको ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, तो क्या चीजें समझ जाएंगे। ठीक, अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ये है एन इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है प्रॉपर्टी से। तो प्रॉपर्टी कैसे होती है, दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सटेंसिव और दूसरा होता है इंसेंटिव। तो इंटेंसिव में क्या होगा और एक्सटेंसिव में क्या, एक्सटेंसिव मतलब जो मास डिपेंडेंट है और इंटेंसिव मतलब मास का इंडिपेंडेंट है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सो बोल रहा है कि इसमें क्या होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, एक्सेसिव हीट ट्रांसफर, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्सटेंसिव वर्क डन, नहीं ऐसा भी नहीं। एक्सटेंसिव एनर्जी यूटिलाइज्ड होगा, ऐसा नहीं है। केवल मास पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है, तो आंसर इसमें से कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। ठीक, सो ये चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि मास डिपेंडेंट होती है। सो प्रेशर है क्या, नहीं। वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी। तो क्या है यहाँ पे, प्रेशर जो है इंटेंसिव है, टेम्परेचर इंटेंसिव है, डेंसिटी इंटेंसिव है, तो आंसर इज वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज हो गई। वॉल्यूम कैसा है, एक्सटेंसिव है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है ना, अगर आधा आधा है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, V1 प्लस V2। ठीक, तो यहाँ से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या पूछा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब फिर से वही चीज हो गया। अब देखो वॉल्यूम कैसा है, एक्सटेंसिव है। टेम्परेचर कैसा है, इंटेंसिव। मास एक्सटेंसिव, एनर्जी एक्सटेंसिव। सो आंसर इज बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 18, द यूनिट ऑफ एनर्जी इन SI यूनिट। ठीक है, तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा, एनर्जी मतलब सिंपली आप वर्क को देख लो, तो वर्क का कितना होता है, जूल। तो आंसर ये है जूल। ये किसका होगा, ये पावर का है। ठीक है, जूल मीटर नहीं होता जी। ठीक है, जूल पर मीटर। सो ये जूल मीटर मतलब न्यूटन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टू क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। अब ये कहाँ से आ गया, ये सेकंड लॉ से क्वेश्चन आ गया है। तो सेकंड लॉ के क्वेश्चन में जो भी क्लॉसियस स्टेटमेंट, जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके बारे में बात कर रहा है। सो क्या बोल रहा है, इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर्स टू अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर। ये बोल रहा है पॉसिबल है करके, तो ऐसा है क्या, नहीं ऐसा तो नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम बॉडी टू लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट अ एड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। बस यही तो है हमारा सेकंड लॉ। ठीक है, सो सेकंड लॉ का सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी देख लेते हैं। इट इज पॉसिबल बोल रहा है ना, बाय यूजिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल। बिल्कुल सही है। ठीक, सो यहाँ पे आंसर इज बी ओनली। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, अभी पूछ रहा है स्पेसिफिक हीट पे पहुंच गया। जैसे कि हमने गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट देखा था, दो चीज होती है, CP और CV। बट यहाँ पर जो वाटर और सॉलिड के लिए आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, केवल एक होता है स्पेसिफिक हीट, और इसकी वैल्यू हो जाती है 4.187 किलोजूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। ठीक, हीट एंड मैकेनिकल एनर्जीज आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल एंड दिस स्टेटमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड, है ना। सो ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि हीट और मैकेनिकल एनर्जीज आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। सो ये बॉयल ने दिया था, नो। चार्ल्स, नो। जूल, यस। तो ये किसने दिया था, ये था जूल का लॉ। ठीक, अब हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द हीट एंड वर्क आर बाउंड्री फिनोमेना, yes, true है। The heat and work represent the energy crossing the boundary of the systems, true। The heat and the work are path functions,
ट्रू, है ना। तो हेंस ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी एंड दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम टू ईच अदर एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड, सो जैसे भी इक्विलिब्रियम का कंडीशंस कौन बताता है, तो हमारा जीरोथ लॉ बताता है, तो आंसर इज जीरोथ लॉ। जबकि फर्स्ट लॉ क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये क्वांटिटी है लॉ जो वहां पे बताता है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी प्रोसेस की, और केल्विन प्लैंक सेकंड लॉ का एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ, क्या करता है, देखो यहाँ से ये क्वेश्चन आ गया, इसी की बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ हीट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आंसर इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो वहां पे एनर्जी कंजर्व रहती है कि जितना हीट दिया गया है या तो वो वर्क में जाएगा या तो फिर इधर जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाता है, साइकिल इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू साइकिल इंटीग्रल ऑफ वर्क, यही तो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा नहीं बोला गया है, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी नहीं बोला गया है। द वर्क डन बाय अ सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर by the systems, the work done by the system is equal to the heat transferred by the system है, ठीक है। ये हो सकता है, देखते हैं आगे। the internal energy, enthalpy and the entropy during the process remains constant, तो ये भी नहीं बोला गया है, so answer is this only, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या होता है कि इन्होंने जब तक मेंशन नहीं किया कि साइक्लिक प्रोसेस है तब तक इसे सही नहीं मान सकते हैं। सो इन्होंने वैसा मेंशन नहीं किया है, बट यहाँ पे अगर चारों ऑप्शन में देखा जाए तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप जब तक प्रोसेस नहीं बताएंगे तो आप कैसे बता सकते हैं कि सबके सब कांस्टेंट हो गए, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा, है ना। हाँ, हो सकता है कि किसी प्रोसेस में होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट इन्होंने मेंशन किया क्या, नहीं किया है, तो ये चीजें हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, नो, ये ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स आर टेकन एट द सी लेवल इज, तो यहाँ पे पूछ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। सो यहाँ पे देखो कि यूनिट क्या दे रखा है, बार, mm ऑफ एच जी, फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि दीज ऑल आर द स्टैंडर्ड वैल्यू इन द डिफरेंट यूनिट्स। सो 1.013 बार ट्रू, यही होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 760 mm ऑफ एच जी ट्रू, यही होता है, ठीक है। और यही चीज को बार को यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, 10⁵ से मल्टीप्लाई करके ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, हाँ, पास्कल में, तो ये पास्कल में हो गया, और ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का, जिसमें पूछा है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड दिस स्टेटमेंट इज। अब यहाँ पे ये जो लॉ है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, किसका स्टेटमेंट है, ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स फर्स्ट लॉ, किसका, फर्स्ट लॉ का। सो आंसर इज बी ओनली, फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, केल्विन प्लैंक लॉ डील्स विथ, केल्विन प्लैंक लॉ डील्स विथ क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ हीट, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ वर्क है, कंजर्वेशन ऑफ हीट है, और सी ऑप्शन है कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, और नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट। सो आंसर है केल्विन प्लैंक से यहाँ पे क्या मिलता है हमें, फर्स्ट स्टेटमेंट है, और इस यहाँ से मिलता है हीट इंजन की कॉन्सेप्ट, तो वह क्या करता है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, क्या करता है, हीट को वर्क में। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट, हीट एंड वर्क, द हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड विच लॉ, फर्स्ट लॉ, ठीक है, क्या कहलाएगा, फर्स्ट लॉ है। The measurement of a thermodynamic property known as a temperature is based on, टेम्परेचर कहाँ से डिफाइंड होता है हमारा, टेम्परेचर डिफाइंड होता है जीरोथ लॉ से, किससे, जीरोथ लॉ से, तो यहीं से मेजरमेंट स्टार्ट होता है, तो ये हो गई आंसर नंबर ए। अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ अ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये देखते हैं, है ना। तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ऑन अ साइकिल्स प्रोसेस हुज सोल पर्पस इज टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क टू, है ना, इट इज पॉसिबल, ओ नो। पहली बात तो हमारा केल्विन प्लैंक कैसा है, वो नेगेटिव सेंटेंस है, एक इम्पॉसिबल
पॉसिबिलिटी को दिखाता है, सो ये हो चुका। तो पॉसिबिलिटी जस्ट दिखा तो खत्म कर दो। तो इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेट्स इन अ साइकिल प्रोसेस एंड प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन दी हीट फ्रॉम द कोल्डर टू हॉटर बॉडी। ये जो है क्लॉसियस का स्टेटमेंट है। क्या है? क्लॉसियस का स्टेटमेंट है, सेकंड लॉ का ही है ना। तो ये तो ये नहीं है, अभी अभी तो केल्विन प्लैंक का पूछा है, तो आंसर इज ए ओनली। नेक्स्ट, the heat flows from a cold body to hot body with the aid of external source and this statement is given by, यही पे जैसे बात किए, ये स्टेटमेंट दिया क्लॉसियस के द्वारा। किसके द्वारा? क्लॉसियस के द्वारा। ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस, क्या डिफाइन करता है? सो ये डिफाइन करता है एंट्रोपी को। क्या डिफाइन करता है? एंट्रोपी को। तो इंटरनल एनर्जी कहाँ से डिफाइन हुआ? फर्स्ट लॉ से। ठीक है, और वर्क, और ये तो अपने आप में फिनोमेना है। अगर जीरो लॉ से बात करेंगे तो वहां से टेम्परेचर मिलता है। सो ये क्वेश्चन आप जरूर कर ले, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको ऐसी एग्जामों में दिख जाता है जहाँ पे जीरो लॉ से क्या डिफाइन होता है? टेम्परेचर। फर्स्ट लॉ से क्या डिफाइन होता है? इंटरनल एनर्जी। और सेकेंड लॉ से एंट्रोपी। ठीक है, ये चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस हुज इवेपोरेशन ऑफ इट फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट इज कंप्लीट इज नोन एज। क्या है कि जब किसी लिक्विड का वेपोराइजेशन जो है, इवेपोरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? वेपर, परफेक्ट गैस, एयर, स्टीम, है ना। तो आंसर इज परफेक्ट गैस। जब हमने परफेक्ट गैस पढ़ा था तो इसके स्टेटमेंट में ये चीज पढ़ा था हमने, है ना। नेक्स्ट, the behavior of superheated vapor is similar to that of, तो हमने ये जब हम पढ़ रहे थे परफेक्ट गैस, तो वहां पे ये चीज भी हमने बताया था कि सुपर हीटेड स्टेम को हम लोग आइडियल गैस या फिर परफेक्ट गैस की तरह मानते हैं और एज्यूम लेके चलते हैं उसकी कंडीशंस को लेकर। ठीक है ना। सो आंसर इज परफेक्ट गैस। नेक्स्ट है, द बिहेवियर ऑफ अ परफेक्ट गैस, the behavior of perfect gas undergoing any change in the variables which controls the physical properties is governed by। सो बिहेवियर कैसे चेक करते हैं परफेक्ट गैस का? तो लॉज ऑफ परफेक्ट गैस में हमने पढ़ा था, और ये सभी चीज तो पढ़ा था क्या, कि बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ, लुसेक्स लॉ। ये क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब, है ना, प्रेशर कांस्टेंट हो तब, वॉल्यूम कांस्टेंट हो तब के प्रोसेस में क्या बिहेवियर है ये देखते थे। सो आंसर इज डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज इन द वॉल्यूम। ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम बाय 1/23 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 सेंटीग्रेड फॉर every 1 degree change in the temperature when the pressure remains constant the statement is called। अब यहाँ पे बाकी चीज बोले है वो तो ठीक है, पर जैसे ही यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा लाइन बोल दिया, क्या बोला? कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। सो ये प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट कब के केस में होता है? ये होता है चार्ल्स लॉ के में, है ना। सो आंसर इज चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वैसे हम अब देख लेते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू T। अब यहाँ पे बताइए T कैसे लेंगे? हमेशा केल्विन में। कैसे लेंगे? केल्विन में। तो वही चीज जो यहाँ पे इसमें डिफाइन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एज पर द चार्ल्स लॉ। फिर से वही चार्ल्स लॉ पे दोनों क्वेश्चन है। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? कांस्टेंट प्रेशर। क्या हो जाएगा? पहली बात में टेम्परेचर देखो, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर, तो प्रेशर इज अ कांस्टेंट। ठीक है। सो अगर आपको इतना ही बात पता है तब भी आप इसको आंसर लगा सकते हैं, और यही चीज तो होगा। क्या होगा? V इज प्रोपोर्शनल टू T, मतलब V बाई T इज कांस्टेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का। तो टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स जीरो इज कॉल्ड। द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम बिकम जीरो। अब बताओ दोस्तों कि क्या किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो सकता है ना? उसके द्वारा जो मॉलिक्यूल है उसके द्वारा ऑक्यूपाइड स्पेस का भी जीरो हो सकता है क्या? नहीं। ये कब पॉसिबल है? जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो हो जाए। तो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होगा 0 केल्विन, वहां पर मानते हैं कि प्रेशर जीरो, वॉल्यूम जीरो। ठीक है। सो यहाँ पे आंसर इज द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल बी। अब एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कब मिलेगा? सो ये भी सेम वही चीज हो जाता है, एट माइनस व्हेन द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो एट द सी लेवल। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। एट द टेम्परेचर ऑफ -273 केल्विन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि केल्विन की मिनिमम वैल्यू हो सकती है जीरो। कितनी? जीरो। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर इज
ए ओनली। द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम्स जीरो हो जाएगा तब। और वो कब होता है? 0 केल्विन में मानते हैं, क्योंकि 0 केल्विन खुद अपने आप में एक आइडियल केस है जो कि रीचेबल नहीं है, ठीक है ना, प्रैक्टिकली। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें क्या पूछा गया है? द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज। द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या हो जाता है आपका? dQ/dt, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of a unit mass of a gas to 1 degree at a constant pressure। अरे आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा है ना, कांस्टेंट प्रेशर कहाँ से होगा? तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला ही सही होगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ वन, है ना, टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। तो यही आंसर सही है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, है ना, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp इज दैट ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम। सो वहां पे ये रिलेशन पूछ रहा है कि Cp और Cv में क्या रिलेशन है। तो Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, है ना, ये चीज पढ़े थे। तो आंसर इज मोर देन। क्वेश्चन नंबर 84 का, द हीट सप्लाइड टू द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज क्या होगा? सो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे Cv का, ठीक है। Cv कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, ठीक। बाकी देख लेते हैं, क्या Cv का रिलेशन दिख रहा है क्या? R/, गामा-1? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर दिस इज द करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको नॉर्मल जो नॉमेनक्लेचर होते हैं वो देख के रखे हैं कि ये सभी चीजें क्या हैं। सो R क्या है? गैस कांस्टेंट है। Cv क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। 85, जिसमें द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी U एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम PV इज नोन एज। क्या होता है? द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ P इंटू VD, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एंथैल्पी। क्या कहलाता है? एंथैल्पी। आंसर सी। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या कहलाता है भाई? Cp/Cv इज इक्वल टू गामा। और गामा क्या है? एडियाबैटिक इंडेक्स विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो क्या आंसर है? आंसर इज सी, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जनरल गैस एनर्जी इक्वेशन इज। अब जनरल गैस एनर्जी इक्वेशन का मतलब ही सिंपली पूछ रहा है कि फर्स्ट लॉ को बताना चाह रहा है वो। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू du प्लस वर्क डन। तो यही है, बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है ना। तो दिस इज द आंसर। बाकी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ माइनस में देख के रखा है इसलिए गलत है। यहाँ पे डिवाइड में देख रखा है तो गलत है ना। यहाँ मल्टीप्लाई तो किया है जो कि गलत है। सो ये बाकी आपको यहाँ पे बाकी से नॉमेनक्लेचर पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो 91 में क्या बोल रहा है इसे कि द गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू R, है ना। सो R के बारे में पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। सो जैसे कि हमें मालूम है कि मेयर का एक्सप्रेशन क्या होता है? Cp-Cv इक्वल टू R, है ना। सो यहाँ पे द सम ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, नो। द डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफिक हीट, यस। क्या हो जाएगा? द डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफिक हीट्स। The value of Cp and Cv, the value of Cp and Cv for air is कितना होगा? तो हमने आपको बताया था Cp/Cv इक्वल टू कितना होता है? गामा। और गामा का एडियाबैटिक इंडेक्स, और ये एयर के लिए कितना होता है? 1.4। क्यों? क्योंकि ये डायटोमिक है। क्या है? डायटोमिक है। अगर मोनोएटॉमिक होता तो ये इसकी वैल्यू 6.7 होती। क्या होती है? 6.7। अगर ये पॉलीटॉमिक होता तो इसकी वैल्यू होती 1.33। समझ में आया? सो यहाँ पे एयर क्या है? डायटोमिक है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.4 हो जाएगा। क्लियर है? ये चीजें हो गई। अब पाथ 1 2 3 इज गिवन एंड द सिस्टम एब्जॉर्ब्स 1 2 3 कहाँ पे भाई? सो ये है हमारा 1 से लेके 2 और 2 से लेके 3। सो इस प्रोसेस में क्या बोल रहा है वो कि सिस्टम एब्जॉर्ब 100 किलो ऑफ हीट। सो ये तो प्लस हो गया, है ना। एंड डज 60 किलो जूल, तो वर्क भी किया इन्होंने। तो वर्क कितना हुआ? 60 जूल का, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि दूसरा पाथ है यहाँ पे, पाथ 1 to 4 और 4 to, ठीक है। उन्होंने ये बोला 1 to 4 है और 4 to 3 है। तो वहां पे कितना है? इट डज 20 जूल। अब यहाँ पे सेकंड में क्या बात कर रहा है कि वर्क दे के रखा है कितना? 20 जूल। और हीट ट्रांसफर पूछा है ना। अब बताइए कि क्या है कि फर्स्ट लॉ से देखोगे, सो du इज इक्वल टू dq, है ना।
माइनस डी डब्ल्यू, ये होता है। सो यहाँ पे दोनों दे के रखा है, तो डी यू निकल जाएगा आपका इस पॉइंट के लिए 1 to 3 के लिए। तो 1 3 के बीच में क्या होगा, स्टेट एक है, सो यहाँ पे स्टेट प्रॉपर्टी है, तो इससे क्या हो जाएगा कि वो आप कोई भी फॉल्स निकाले उतना ही आएगा। सो यहाँ पे Q माइनस डब्ल्यू देख लो, सो Q माइनस डब्ल्यू कितना है 40, कैसे 100 माइनस 60, 40 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा Q माइनस 20, कितना हो जाएगा Q माइनस 20, तो आंसर इज 60, कितना हो जाएगा 60, और कैसे आया वैल्यू प्लस में, कैसा आया प्लस में, वैसे तो 60 यहाँ पे एक ही प्लस में दिख रहा है, तो दिस इज द आंसर। क्लियर है। वैसे इस एग्जाम में न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत रेयर है, बट आपको आना चाहिए, जो बेसिक लेवल के छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ठीक। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस। नॉन फ्लो प्रोसेस कौन सा बोल रहा है ना, तो आइसोकोरिक मतलब क्या हो गया, आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोबारिक मतलब क्या हो गया कांस्टेंट प्रेशर। हाइपरबोरिक मतलब हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसलिए ऑल दीज आर द नॉन फ्लो रिवर्सिबल कंडीशंस, तो आंसर इज 4D ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, heat transfer is stored in the gas is used to raising the temperature of a gas is known as, है ना। तो इसमें पूछा गया है कि जो हीट एनर्जी आप सप्लाई करेंगे, है ना, हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द गैस यूज्ड टू रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। क्या होगा कि वो पार्ट जो हीट एनर्जी स्टोर्ड है गैस में और जो काम आती है उसके टेम्परेचर को रेज करने में, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, है ना। एक्चुअली बेसिकली इसे अगर बोला जाए तो ये हीट एनर्जी ना बोल के इसे थर्मल एनर्जी बोला जाता है, तो ज़्यादा बेटर होता है और यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता। हीट ट्रांसफर अलग चीज़ है, यहाँ पे हीट एनर्जी स्टोर्ड बोला। हीट को कभी भी हम हीट ट्रांसफर जो हम लोग बात करते हैं तो कभी स्टोर नहीं कर सकते, और जो हीट स्टोर हो रहा है बेसिकली कॉल्ड थर्मल एनर्जी, है ना। तो थर्मल एनर्जी यूज फॉर रेजिंग द टेम्परेचर इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, सो व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट करेंगे तो क्या होगा, है ना। जैसे कि एक कांस्टेंट वॉल्यूम का कंटेनर ले लेते हैं और इसको आप हीट अप कर दो, यहाँ से कोई भी फ्लेम लगा दिए और वहाँ से इसको मिल गई एनर्जी हीट के फॉर्म में, तो क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज, इट्स प्रेशर विल इंक्रीज, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीज एंड नाइदर ऑफ देम विल इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा आंसर, यस डेफिनेटली जैसे ही इसको मिलेगा तो सबसे पहले इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सबसे पहले क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण में उसकी प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगी। सो आंसर इज सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीटिंग ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज गवर्न्ड बाय, फिर से आपका परफेक्ट लॉ का गैस का पूछा है लॉ ऑफ परफेक्ट गैस। सो इसमें क्या पूछा, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर कौन सा होता है चार्ल्स का, है ना। और यहाँ जबकि बॉयल्स क्या होता है कांस्टेंट टेम्परेचर का, गेलो-6 क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम का। एवोगाड्रो नंबर मास को कांस्टेंट रख के बात करता है, ठीक। नेक्स्ट, when a gas is heated at constant pressure the heat supplied is utilized to, अब क्या कर दिया कि कांस्टेंट प्रेशर कर दिया, तो ये जो आपका पिस्टन लगा होगा यहाँ पे वो मूवेबल हो सकता है, ठीक है। तो मूवेबल रहेगा तो उस केस में यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तब के केस में उस पूरे हीट को यूटिलाइज कैसे करेंगे, तो इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस, यस ये होता है ना। डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क, हाँ ये भी होता है। सो इंक्रीजिंग द थर्मल एनर्जी ऑफ अ गैस एंड ऑल्सो डूइंग द वर्क, हाँ बिल्कुल दिस इज आंसर इज करेक्ट। क्या होगा कि जैसे मैंने बताया था कि जैसे वहां पे हीट सप्लाई करोगे किसी गैस को तो सबसे पहला काम होता है वो अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद में प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर जैसे इंक्रीज होना चाहेगा, बट यहाँ पे तो अलाउ कर रहे हैं हम उसको, ये मूवेबल है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और ये पूरा एक्स्ट्रा प्रेशर इसको लिफ्ट करने में काम आएगा, और लिफ्ट करने में ही वहां पे हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के कारण वर्क हो जाएगा पीडीवी से, है ना, पीडीवी से वर्क हो जाएगा। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119, जिसमें अ प्रोसेस इन विच द वर्किंग सब्सटेंस इज नाइदर रिसीव्स नॉर गिव्स आउट हीट टू सराउंडिंग ड्यूरिंग द एक्सपेंशन और कंप्रेशन इज कॉल्ड,
ठीक है। अब वो पूछ रहा है वो प्रोसेस कौन सा है जिसमें हीट ट्रांसफर कितना है, जीरो है, हीट ट्रांसफर जीरो। अब ये कौन सा प्रोसेस होता है आपको बताना है ना। तो अब बताइए कि जिसमें हीट ट्रांसफर जीरो वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है। तो यस यू आर करेक्ट, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। और आइसोथर्मल को ही हाइपरबोलिक बोलते हैं, सेम वही चीज है। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में पीवी टू पावर एन होता है और यहाँ भी हीट ट्रांसफर होता है। ठीक, नेक्स्ट 1 to 1 वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क कितना होता है, ये चीज हमने देखा था। और ये है P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी देख लेते हैं और क्या देख के रखा है उन्होंने, है ना। सो यहाँ पे MRT ये भी सही है ना, ये भी सही है। और नेक्स्ट है MRT1 गामा माइनस 1। अब क्या कर दिया यहाँ से देखिए, अब यहाँ से इसी चीज को इन्होंने सॉल्व किया है। अब P1V1 को आप क्या कॉमन ले लीजिए। सो क्या होगा, P1V1 बाहर आ गया डिवाइड बाय गामा माइनस 1। और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस P2V2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1, सॉरी P1V1 ये हो गया। ठीक, अब ये इसके बाद में क्या करेंगे, P1V1 किसके इक्वल हो जाता है, P1V1 हो जाएगा MRT1 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो फाइनली क्या बन गया, ये सी ऑप्शन। तो ये भी सही है। तो अलग अलग फॉर्म में आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में दिखाया है, बट वही सभी चीज है, तो सभी करेक्ट है। इट मीन्स और आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। ठीक, यहाँ पे यूजुअल मीनिंग दे के रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 3, व्हेन द एक्सपेंशन और कंप्रेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू लॉ PV की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, द प्रोसेस इज नोन एज। ठीक है, जब यहाँ पे एक दिया है PV की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, तो कौन सा प्रोसेस होता है, देन दैट इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस विद n इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। क्लियर है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, तो एडियाबैटिक PV की पावर गामा होता है। क्लियर है, यहाँ पे गामा इक्वल टू कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल में क्या होगा, PV इक्वल टू कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। जबकि यही चीज यहाँ पे बेसिकली इसको आप करोगे यही चीज और आना वही है, ठीक है। सो यहाँ पे PV इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल, एडियाबैटिक PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और पॉलीट्रॉपिक के लिए हो जाएगा PV की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 125, द हीट एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज। अब हीट एब्सॉर्ब पूछा है पॉलीट्रॉपिक के दौरान, है ना। सो ये कितना हो जाएगा, सो ऑप्शन है गामा माइनस n डिवाइड बाय गामा माइनस 1 इंटू वर्क डन। ठीक, यस ये तो होता है, बिल्कुल यही होता है। तो वर्क डन का दिस मल्टीप्लीकेशन टाइम। तो एक क्वेश्चन आपको जनरली इस फॉर्म में भी पूछ देता है कि हीट, है ना, heat divided by work equal to for a polytropic process. So answer is gamma minus n divided by gamma minus 1। ठीक है, दूसरा उन्होंने फिर क्या लिखा है कि यही लिखा है गामा माइनस n डिवाइड बाय गामा माइनस 1 इनटू, अब ये देखो यही तो है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना, सॉरी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एन देके रखा है। सो ये चीजें हो गई। तो फाइनली तो वही है, देखो दोनों चीजें तो ये भी सही है। और थर्ड क्या किया है, जो अभी किया था, यहाँ से PV को क्या लिख सकते हैं हम लोग, MRT, है ना, MRT1 लिख सकते हैं। और V2 को क्या लिख सकते हैं, MRT2 डिवाइड बाय n माइनस 1। यहाँ से MR कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, T1 माइनस T2। और देखो यही तो है यहाँ पर, है ना, MRT1 माइनस T2 डिवाइड बाय n। सो ये भी तो वही फॉर्म है, बस फॉर्म चेंज हुआ है इसका। सो इस तरीके से देखोगे तो तीनों सही है अपने आप में। सो आंसर इज डी, आंसर इज डी। क्लियर है। सो आपको यहाँ पे पता चल गया कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर कितना होता है ना। अब बात ये करते हैं कि यहाँ पे थोड़ी थ्योरी की, कि अगर आपकी वैल्यू n, है ना, वैल्यू n जो है वो अगर गामा से कम होगी, जो यूजली होता है, ठीक। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हीट ट्रांसफर कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। बाकी चीजें देख सकते हैं आप कि है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन n होगा। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अगर n जो होगा गामा से बड़ा होगा, ठीक, तो उस केस में हीट ट्रांसफर नेगेटिव हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपको बात समझने वाली है कि यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो यहाँ डिपेंड करता है इसके इंडेक्स पे, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि प्रोसेस में हीट ट्रांसफर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, किस पे डिपेंड करता है, उसके पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स n इज गिवन बाय, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, सो इसको कैसे निकालना है। सो पीवी की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोला था, तो दैट इज p1v1 इक्वल टू p2v2 की पावर n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p1 बाई p2 है ना, इज इक्वल टू v2 बाई v1 की पावर n। अब इसको आप लॉग ले लीजिए, सो लॉग से क्या आ जाएगा, ये नेचुरल लॉग ऑफ p1 बाई p2 और यहाँ पे n फिर नेचुरल लॉग ऑफ v2 बाई v1 होगा। तो यहाँ से रेशियो आ गया n इज इक्वल टू p1 बाई p2 v1 बाई v2, अलग अलग होगा। देखिए ये चीज देखिए 1 2 तो 2 1 है, सो ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे तो पहले बात तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो गलत है, हाँ डिवाइड में p2 बाई p1 v1 बाई v2, दिस इज द करेक्ट है ना। यहाँ पे उल्टा दे के रखा है पूरा का पूरा, गलत है। यहाँ पे फिर से ये दे के रखा है, सो आंसर इज बी, आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है। सो वर्क डन जीरो, हीट ट्रांसफर जीरो, इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो, ऑल ऑफ दिस है ना। तो फ्री एक्सपेंशन केस में वर्क डन श्योरली जीरो है आपका, ये तो क्लियर है ना। अब अगर वो आइसोलेटेड है तो वहां पे और इतना फास्ट प्रोसेस होता है तो मान के चलते हैं कि हमारा जो हीट ट्रांसफर है वो भी जीरो होता है। अब जब दोनों जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, तो उस केस में हम आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, है ना, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इन जनरल लॉ एक्सप्रेशंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल लॉ एक्सपेंशन और कंप्रेशन is PV की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, द प्रोसेस इज सेड टू बी हाइपरबोलिक, है ना, ऑफ n इज इक्वल टू। अब बताइए कि अगर प्रोसेस को PV की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे हम बोल रहे हैं कि ये हाइपरबोलिक प्रोसेस है, क्या है, हाइपरबोलिक प्रोसेस है। मतलब हाइपरबोलिक प्रोसेस क्या होता है कि PV की पावर कांस्टेंट है ना। सो यहाँ पे n की पावर कितनी हो गई, दैट इज 1, तो यही पूछ रहा है आपसे। तो n की पावर कितनी हो गई, n की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 1, सो आंसर इज P। क्लियर। सो हाइपरबोलिक प्रोसेस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P की, PV इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर, यही पूछ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द रेशियो ऑफ T1 बाई T2 इज, ठीक है। सो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में T1 बाई T2 क्या होता है, ये हमने देखा था अपने क्लासेस में क्या होता है ना। सो ये B और P दोनों के रिलेशन होता है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन में दोनों आपको दे के रखा है, P भी और V भी। पर पावर देखिए, जो पावर होता है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगा यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली रिलेशन में, और पावर हो जाता है गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा। जबकि अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में तो V1 बाई V2 यहाँ सॉरी V2 बाई V1 होगा कि पावर गामा माइनस 1, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे वॉल्यूम में भी कैसे देखे रखा है पावर, गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा, गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो बात ये एक्चुअली यही सही है। अब यहाँ पे देखिए रिलेशन में क्या देके रखा है, अब दोनों आप बोलोगे सेम है, नहीं, यहाँ पे P2 बाई P1 देके रखा है, यहाँ पे P1 बाई P2 देके रखा है ना। सो क्वेश्चन अच्छा है जो आपको घुमा रहा है ऑप्शन देखने। सो ये देखिए 1 2 डिवाइड बाय, है ना, तो 1 डिवाइड बाय 2 यहाँ पे भी है। सो ये आंसर इज T1 बाई T2 पूछा है तो यहाँ पे P1 बाई P2 होगा, तो आंसर इज B। तो जल्दबाजी में कई बार ये होता है बच्चों के साथ में कि इसे देखते हैं अच्छा यही तो है लगा देते हैं, पर यहाँ पे P2 बाई P1 है, ये गलत होगा और पहला ही ऑप्शन है, इसलिए थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो आपके देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है और आप आसानी से लगा सकते हैं। तो इसमें आपको बेसिक पढ़ने की ज़रूरत है, बेसिक को पढ़िए, बेसिक के क्वेश्चंस लगाइए, इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा और आपके एग्जाम क्लियरेंस में ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 0, if the value of n equal to 0 in the equations PV की पावर n equal to constant then the process is called। अब यहाँ पे PV की P
v की पावर 0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो समथिंग की पावर 0 हो तो क्या हो जाएगा 1, तो दैट इज पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। सो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया। सो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आंसर इज सी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 142, द एरिया अंडर द टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व टीएस कर्व ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रिप्रेजेंट्स, क्या होगा, है ना। सो टीएस डायग्राम में हमने क्या पढ़ा, टी और यहाँ पे एस, तो कोई भी प्रोसेस होगा तो यहाँ पे जो होगा तो क्या इससे रिप्रेजेंट करते हैं टीडीएस से, और टीडीएस क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएस इक्वल टू हीट, है ना। सो दैट इज हीट, हीट एब्जॉर्ब, हीट रिजेक्टेड, आइदर ए और बी और नन ऑफ दिस। सो हीट एब्जॉर्ब भी होगा, है ना, जब उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, हीट रिजेक्टेड होगा जब वो नेगेटिव होगा, है ना। तो इस तरीके से आंसर दोनों होंगे, तो आइदर ए और बी ये होगा। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the property of a working substance which increase or decrease as the heat is supplied or removed in a reversible manner is known as। अब बताइए कि हीट देने पर कौन सी प्रॉपर्टी जो है इंक्रीज करती या फिर डिक्रीज करती है। हीट दोगे तो इंक्रीज, हीट रिमूव करोगे तो डिक्रीज, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी और एक्सटर्नल एनर्जी, है ना। सो ये चीजें अगर देखेंगे, जहां पे एंथैल्पी की बात करेंगे तो वो वर्क डन पे डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी वर्क डन पे डिपेंड करता है, बट एंट्रोपी श्योरली क्या हो जाता है कि एंट्रोपी फॉर अ रिवर्सिबल बोला है, क्या बोला है इसने, रिवर्सिबल मैनर बोला है। सो रिवर्सिबल के लिए डी एस बाई डी टी डी क्यू बाई डी टी होता है, ठीक है, टी होता है। तो यहाँ पे अगर आपका हीट ट्रांसफर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव इंक्रीज करेगा, है ना। यहाँ पे ये नेगेटिव रहेगा डी क्यू, तो ds भी नेगेटिव रहेगा। इट मींस जब हीट देंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, हीट रिमूव करेंगे तो एंट्रोपी कम होगी। सो आंसर इज एंट्रोपी। क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं, द एंट्रोपी में, है ना, एंट्रोपी में बी एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ। अब एंट्रोपी किसका फंक्शन होता है ये देखते हैं। सो प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, हीट एंड वर्क, ऑल ऑफ दिस। अब जो इंट्रोपी का जो आपने रिलेशन देखा होगा टीडीएस इक्वेशंस, तो डी यू प्लस पी डी वी, है ना। तो वहां पे देखोगे तो आपको तो सभी मिलेगा, टेम्परेचर भी है और यहाँ पे करोगे तो सीपीडीटी आएगा, है ना। फिर यहाँ पे वॉल्यूम भी है, प्रेशर भी बोलोगे तो सर यहाँ तो लिखा है प्रेशर और टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर और वॉल्यूम, है ना, दोनों लिखा है और दोनों ऑप्शन सही पे है नहीं कहीं पे, और वर्क और हीट पे तो नहीं करता सीधा सीधा, हाँ हीट पे करेगा, वर्क पे सीधा सीधा इसका नहीं है रोल, ठीक है। सो आंसर इसका अगर देखा जाए तो इसका हमें देना चाहिए प्रेशर और टेम्परेचर को, ठीक है, किसमें देना चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट अब्सॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय वर्किंग सब्सटेंस इज गिवन बाय, है ना, रिलेशन देके रखा डी क्यू इक्वल टू डेल्टा क्यू इक्वल टू टी डी एस, डेल्टा क्यू इक्वल टू टी बाई डी एस, डेल्टा क्यू इक्वल टू डी एस बाई टी और नन ऑफ दिस। सो यहाँ पे क्लॉसियस इनइक्वालिटी से आपको जो रिलेशन आया था, है ना, वो क्या था, डेल्टा क्यू बाई टी इक्वल टू डी एस, है ना। सो यहाँ पे डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, टी डी एस, कितना हो जाएगा, टी डी एस। सो आंसर इज ए, आंसर इज ए, वेयर एस इज एंट्रोपी, एस क्या है, एंट्रोपी है, क्यू हीट ट्रांसफर है और टी जो है वो टेम्परेचर है, ठीक, ये चीजें आपको पहले से मेंशन था। क्वेश्चन नंबर 150, द चेंज ऑफ एंट्रोपी व्हेन द हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस इज, तो जैसे कि सेम यही रिलेशन देख लो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि हीट अब्सॉर्ब्ड है, मतलब जब हीट टू द सिस्टम होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव। सो यहाँ पे पूरा डेल्टा क्यू कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सो होल टर्म विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी, क्या होगी, एंट्रोपी बढ़ेगी मतलब पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव, चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन फॉर रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस इज, जो क्लॉसियस इनइक्वालिटी से आता है वहीं से रिलेशन से आपको पूछ रहा है कि द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए कितनी होगी, सो दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो, यही है ना। इन जनरल हमने क्या बोला था कि
साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू बाय टी इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो लेस देन किसके लिए होगा, तो ये जो है एक्सप्रेशन, तो वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और ये ग्रेटर देन 0, अरे पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई प्रोसेस में बोलता है कि आपकी ये जो वैल्यू है डेल्टा क्यू बाय टी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू बाय टी इज ग्रेटर देन 0, तो बोलते ना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। द कंडीशन फॉर एन इनरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, ये पूछ ही दिया क्वेश्चन। यहाँ पे रिवर्सिबल के लिए पूछा था तो दैट इज 0, और यहाँ पे हमने बात किया कि दैट इज लेस देन 0, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 155, इफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन 0 एंड देन द साइक्लिक प्रोसेस इज, है ना, रिवर्सिबल, नहीं इसके लिए तो 0 होता है, तो ये आंसर गलत है, मतलब है ना, इरिवर्सिबल नहीं इसके लिए तो 0 से कम होता है, तो ये भी गलत है, तो दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक, नेक्स्ट, द मेन कॉज फॉर द इनरिवर्सिबिलिटी इज, अब इनरिवर्सिबिलिटी किसके कारण से होती है ना, सो मैकेनिकल एंड फ्लूइड फ्रिक्शन, यस इसके कारण से होती है, इसके कारण से उसमें लॉसेस होती है। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है ना, तो इस चीजों को के कारण से वहां पे इनरिवर्सिबिलिटी आती है। तो हाँ होती है फ्रिक्शन के कारण। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन के कारण हाँ होती है ना। हीट ट्रांसफर विद फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, हाँ इसके कारण से भी होती है। तो तभी तो हमने देखा है रिवर्सिबल के लिए भी, है ना, क्या होता है, ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये भी सही है, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये सभी के सभी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस आर रिगार्डेड अस। अब जैसे कि जो भी प्रोसेस डिफाइंड पाथ बताएगा, कोई भी डिफाइंड पाथ बता रहा है, कोई डिफाइंड वे में बता रहा है, तो वो पक्का रिवर्सिबल है। हम रिवर्सिबल को ही डील करते हैं, जो कि क्या होता है, अब आइसोथर्मल के लिए बना लो या एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बना लो, तो वो सभी क्या हो जाते हैं, एक सॉलिड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक कंप्रेशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया, है ना। बट जब भी इनरिवर्सिबल प्रोसेस को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, कैसे करते हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं, तो दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। क्वेश्चन 176, द थ्रोटलिंग प्रोसेस, थ्रोटलिंग प्रोसेस इज क्या होगा, है ना। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग से सडनली उसको पास कराते हैं, सो क्या हो जाता है कि ये गैस जो होगी वो एक्सपेंड हो जाएगी, क्या होगा, गैस का एक्सपेंशन हो जाता है यहाँ पर। तो एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। Question number 177, which of the following process can be made reversibles with the help of regenerator, है ना। तो रीजनरेटर का इस्तेमाल करके हम कौन से प्रोसेस को रिवर्सिबल बना सकते हैं। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि उसे रिवर्स कर देने पर नो अदर इफेक्ट टू द सराउंडिंग होगा। अब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, है ना, कांस्टेंट पीवी की पावर एन प्रोसेस, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्यों, क्योंकि देखो अब जो भी प्रोसेस है आपके पास, वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, या फिर आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है बोला इन्होंने, है ना। तो कांस्टेंट अगर पीवी ग्राफ है, तो ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम, को हो गया कांस्टेंट प्रेशर। अब क्या होगा, रीजनरेटर का मतलब होता है कि जो भी हीट लॉस हो रहा है, जो भी हीट लॉस हो रहा है, उसे एक डिवाइस में पास किया जाए और इसके जो इनपुट में फिर से प्रोवाइड किया जाए इसको, है ना। इस तरीके से क्या होगा, हीट का कोई भी एक्सचेंज सराउंडिंग में नहीं हो पाएगा, पूरा फुल्ली रिजनरेट हो जाएगा और वो रिवर्सिबल बनाया जा सकता है, ये बोल रहा है ना। बट इस रिजनरेटर की भी एफिशिएंसी वहां पे मैटर करती है और फाइनली ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्लियर, सो आंसर यहाँ पे जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ। अब कार्नोट साइकिल में कितने होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं, चारों प्रोसेस के बारे में पूछा है इसमें। तो क्या होता है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, 2 कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम, 1 कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 आइसेंट्रोपिक। अब इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो आप बताइए। आपको ग्राफ अगर याद होगा तो इस तरीके से सिंपली बनता है। ये कौन सा है, ये टीएस ग्राफ है, कैसा है, टीएस ग्राफ। तो यहाँ पे 2 आइसोथर्मल दिख रहे हैं, तो 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हो गए,
दो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक। और इसमें दो, ये कौन से प्रोसेस है, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, वॉल्यूम नहीं है ना, आइसोथर्मल एंड आइसेंट्रोपिक, तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। क्वेश्चन 180, द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल इज, कितना होता है एफिशिएंसी किसी का भी, कितना हो जाएगा 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन। सिंपली अगर देखें तो किसी भी इंजन का है ना, साइकिल का। सो ये चीजें हैं। सो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा इसी को हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस टी टू बाई टी वन। सो आंसर इज सी, आंसर इज सी 1 माइनस टी टू बाई टी वन, ये चीजें हैं। Next question number 84. The efficiency of Carnot cycles may be increased by, है ना, increasing the highest temperature, decreasing the highest temperature, increasing the lowest temperature, or keeping the lowest temperature constant. अब क्या करें कि देखिए efficiency is equal to how much 1 minus T2 by T1 where the T2 is less than T1, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा है T1 है और लोएस्ट टेम्परेचर T2 है। अब कैसे करें, इस पूरे टर्म को हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है, एफिशिएंसी को कैसे करना है, इंक्रीज। तो हमें क्या करना होगा 1 माइनस दिस होल टर्म्स, इसको हमें रिड्यूस करना है। क्या करना है, हमको T2 बाई T1 को रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए कैसे करेंगे, अब T2 की वैल्यू को रिड्यूस कर दो या फिर उसके जो डिनोमिनेटर में है उसको इंक्रीज कर दो। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, होल टर्म विल बी रिड्यूस्ड और यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो क्या करें, T2 को डिक्रीज कर दो, तो क्या लिखा है, या फिर T1 को इंक्रीज, इंक्रीजिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर, यस ये कर सकते हैं। डिक्रीजिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर, नहीं ये तो नहीं कर सकते, है ना। इंक्रीजिंग द लोवेस्ट टेम्परेचर, नहीं ये भी नहीं कर सकते। और कीपिंग द कांस्टेंट, कोई मतलब ही नहीं होगा, बाकी चीज तो दिया नहीं है। सो आंसर इज ए, इंक्रीजिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि जितने ये लिमिट है ना, जो टेम्परेचर लिमिट है T1 और T2 का, सो उसको हमेशा क्या करें, हमें बड़ा करना है इस लिमिट को, और जितना बड़ा करेंगे तो उतना ही ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगा हमें। क्लियर है। सो ये T1 और T2 का जो जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा उतना बेटर रिजल्ट आएगा। बट अब कंडीशन ये हो जाती है कि ये एटमॉस्फेरिक वो से ज़्यादा कम कर नहीं सकते, फिर वो पर से दिक्कत होगा। तो ये सब कंडीशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 186. सो एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल डिपेंड्स अपॉन, है ना। सो ये कार्नोट के थ्योरम में हमने देखा था कि क्या होता है, रिवर्सिबल जो साइकिल होती है उसकी एफिशिएंसी डिपेंड किस पे करती है, एफिशिएंसी इज अ होल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिमिट्स ओनली, ठीक। सो टेम्परेचर लिमिट्स, प्रेशर रेशियो, वॉल्यूम कंप्रेशंस, है ना, कट ऑफ। सो आंसर इज ए ओनली। सो 187, स्टर्लिंग साइकिल्स कंसिस्ट ऑफ, स्टर्लिंग साइकिल क्या होता है, मैंने बताया था कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल, ये होते हैं दो दो, इनके दो और इनके दो, ठीक। सो कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टू आइसेंट्रोपिक, नो, है ना, टू कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टू आइसोथर्मल, यस, ठीक। टू कांस्टेंट प्रेशर, नहीं, ठीक। तो वन, नहीं, ठीक। सो आंसर इज बी, आंसर इज बी। कैसे होता है प्रोसेस, तो प्रोसेस ये हो जाता है कि पीवी की बात करेंगे तो पीवी में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के दो रहेंगे, है ना, और यहाँ पे दो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएंगे। इस तरीके से पूरी कहानी चलेगी, ठीक। सो ये हो गया। नेक्स्ट 188, द एफिशिएंसी ऑफ ए स्टर्लिंग साइकिल इज टू द कार्नोट, है ना। अब ये बात किए थे कि एक आइडियलाइज कंडीशंस पे क्या होता है, यहाँ पे रीजनरेशन होता है, मतलब यहाँ जो भी हीट आउट होगा उसे रीजनरेटर के थ्रू वापस यहाँ पे इनपुट दिया जाता है, और इसी रीजनरेशन के कारण से इसकी एफिशिएंसी जो होती है, स्टर्लिंग साइकिल की एफिशिएंसी जो होगी वो ऑलमोस्ट इक्वल टू हो जाती है कार्नोट के, ठीक है। इसी कारण से इसकी एफिशिएंसी हो जाती है इक्वल आइडियल कंडीशन पे, ठीक है। सो एफिशिएंसी ऑफ ए स्टर्लिंग साइकिल इज इक्वल टू कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी। Ericsson cycles consist of a two constant pressure and two isothermal process. Yes, this is the correct. So I agree. यहाँ पे वैसे क्वेश्चन आपको एग्री डिसएग्री में नहीं आएगा, ऑप्शन हमेशा आपको चार मिलेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे दूसरे तरीके से दे सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन को पूछा है। अब इस क्वेश्चन पे मेरे पास यहाँ पे यही क्वेश्चन दिख रहा था स्टर्लिंग के लिए प्रोसेस बताने के लिए, तो ये मैंने ऑप्शन
क्वेश्चन पिक कर लिया है। ठीक, तो क्वेश्चन इस तरीके से ही आएगा जैसे 187 स्टर्लिंग के लिए आया है। तो ये हो गया। इरिक्सन साइकिल में क्या होगा, बेसिकली बताने का मतलब ये है कि इसमें 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, इसमें क्या पूछा गया, स्टर्लिंग एंड इरिक्सन साइकिल्स आर। अब ये कैसे साइकिल है, तो रिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल, सेमी रिवर्सिबल, ये है ना, कॉस स्टैटिक। तो सेमी रिवर्सिबल तो कुछ होता नहीं है, रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल होता है। तो ये ऑप्शन तो आपको लगाना ही नहीं, कुछ भी नहीं पता तब भी। और ये होता है आइडियल साइकिल्स, ये सभी क्या है, तो आइडियल साइकिल्स है, तो दिस इज रिवर्सिबल साइकिल्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर्स जूल साइकिल इज नोन एज। रिवर्स जूल साइकिल क्या कहलाता है, तो जूल साइकिल आपने पढ़ा ही है ना, या फिर ब्रेटन साइकिल है। सो उसको अगर रिवर्स कर देंगे तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा, कार्नोट नहीं है जी, रैनकाइन नहीं है, वो अपने आप में है, स्टर्लिंग नहीं है, दैट इज बेल-कॉलमैन साइकिल। ठीक है, ये अपने आप में होल पावर साइकिल्स है, ये कोई किसी का इन्वर्स नहीं है। सो आंसर इज बेल-कॉलमैन साइकिल। एक क्वेश्चन 1223, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें हम स्टेटमेंट्स देखते हैं क्या क्या है। ऑल द रिवर्सिबल इंजन्स हैव अ सेम एफिशिएंसी, ट्रू है ना, ये सभी है कि कोई भी रिवर्सिबल इंजन होगा अगर वो सेम लिमिट पे काम करेंगे, कंडीशन अगर सेम लिमिट में काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी भी सेम होगी, पर यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है। देखते हैं, ऑल रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल इंजन हैव अ सेम एफिशिएंसी, नहीं ये तो नहीं हो सकता, कभी नहीं है ना। रिवर्सिबल इनरिवर्सिबल इंजन हैव अ मैक्सिमम एफिशिएंसी, पॉसिबल ही नहीं है जी, है ना। तो ऑल इंजन्स आर डिजाइंड एज अ रिवर्सिबल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब हर एक इंजन को आप रिवर्सिबल बना देते हैं, दैट इज रॉन्ग, रिवर्सिबल नहीं बना सकता, सबको प्रैक्टिकली कोई भी रिवर्सिबल नहीं होता है। तो आंसर यही हो जाएगा। एक्चुअली उन्होंने ये कंडीशंस यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट बाकी कोई भी सही नहीं होने के कारण इसी को हम सही मानेंगे। बट एक्चुअल में अगर बोलेंगे ऑल रिवर्सिबल इंजन्स हैव द सेम एफिशिएंसी व्हेन द वर्किंग विद द सेम टेम्परेचर लिमिट। ठीक है, ये बोलना पड़ेगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 231, एन ओपन गैस टर्बाइन्स वर्क्स ऑन। तो ओपन गैस टर्बाइन कौन से साइकिल पे काम करता है, कार्नोट नहीं, ये तो क्लोज साइकिल है ना। ऑटो साइकिल नहीं, गैस टर्बाइन नहीं है इसमें, तो स्टर्लिंग भी नहीं है, ये तो खुद ये है। तो आंसर इज जूल साइकिल, आंसर इज जूल साइकिल्स, या फिर आपने ब्रेटन के नाम से भी पढ़ा है इसको, वही चीजें हैं, तो ये जूल साइकिल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क रेशियो ऑफ अ गैस टर्बाइन प्लांट इज। गैस टर्बाइन प्लांट जो होगा, जो आपके ब्रेटन साइकिल या जूल साइकिल पे काम करता है, तो वहां पे पूछ रहा है कि वर्क रेशियो कितना होगा। वर्क रेशियो पे क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, वर्क रेशियो पे। तो वर्क रेशियो क्या होता है, सिंपली आपका टर्बाइन वर्क माइनस पंप वर्क डिवाइड बाय टर्बाइन का वर्क। सो यही तो है आपका नेट वर्क डन, है ना, क्या है, तो इसी को बोलेंगे नेट वर्क डिवाइड बाय पॉजिटिव वर्क, क्योंकि टर्बाइन का वर्क पॉजिटिव होता है। तो आंसर इज ए, क्या हो जाएगा, आंसर इज ए, नेट वर्क आउटपुट डिवाइड बाय वर्क डन बाय द टर्बाइन, है ना। सो ये चीजें याद रखना, सो नेट डिवाइड बाय वर्क पॉजिटिव, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 237, द रीहीटिंग इन अ गैस टर्बाइन। ठीक है, रीहीटिंग इन गैस टर्बाइन क्या होता है, इससे रीहीटिंग करने का मतलब हो जाता है कि जो आपका जो चार्ज होगा, है ना, उसे चार्ज को क्या कर देंगे हम लोग, हीट कर देंगे वापस। तो मतलब जैसे कि यहाँ पे टरबाइन पे गए और यहाँ उसको फिर से यहाँ पे जाने से पहले, नेक्स्ट स्टेज में जाने से पहले उसको हीट कर दिया जाएगा, ताकि वहाँ पे बेटर हमको आउटपुट मिले। सो यहाँ पे क्या हमारी ये बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगा, और फाइनली बढ़ जाएगी थर्मल एफिशिएंसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 239, इन एन idle gas turbine plant it is assumed that the compression and expansion processes are। तो आइडियल साइकिल में जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, तो आइसोथर्मल, आइसेंट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक, नन ऑफ दिस। तो ये होते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। कैसे होते हैं, रिवर्सिबल और इडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। वहां पे मेनली हमारा फोकस होता है वर्क पे और हीट ट्रांसफर जीरो। ठीक है, सो दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। नेक्स्ट 240, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ आइडियल गैस टर्बाइन प्लांट इज गिवन बाय। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ आइडियल गैस टर्बाइन क्या होता है, सो ये होता है 1 माइनस 1 बाय आर की पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। देखिए ये है इसमें, किसमें,
ऑप्शन डी में। तो ये क्या होता है 1 माइनस 1 बाई आर पी की पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा, जहाँ पे आर पी क्या है प्रेशर रेशियो, और इन्होंने आर से रिप्रेजेंट किया उसे, किससे, आर से रिप्रेजेंट किया प्रेशर रेशियो को। तो ये हो जाएगा। अब ये जो पावर है, अब ये 1 की पावर आप समथिंग कर दोगे तो भी 1 रहेगा, इसलिए डायरेक्टली उन्होंने क्या किया 1 बाई आर पी और होल टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा, ये कर दिया उन्होंने, है ना। सो आंसर इज डी। क्लियर है। तो ये तो थी दोस्तों आज के थर्मोडायनेमिक्स में हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बात, है ना। इस तरीके से आप और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और इसका पूरा पैकेज लेकर हम आपके पास आए हैं अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस के ऐप में। तो अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो कृपया आप फॉलो कीजिए हमारे ऐप को, और साथ ही साथ यूट्यूब में हम ऐसे और अनेक वीडियो डालते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।